लड़ाई, हमारी डिग्निटी की लड़ाई इसलिए क्योंकि हमारी मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराया जाता है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए कि हमारी बहनों की नीलामी किया जाता है, हमारी बहनों की तस्वीर नीलामी किया जाता है। और अफसोस की बात है कि नजीब की माँ जिसकी तस्वीर को बेचा गया प्रोस्टिट्यूट करके, हिंदुस्तान में जिस मुल्क में औरतों को पूजा किया जाता है उस मुल्क में औरतों को प्रोस्टिट्यूट करके बेचा जा रहा है कम्युनिटी की, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकती। ये नहीं हो बड़ी बात होता है कि सरकार में आप आ जाएंगे तो आप इतिहास बदल डालेंगे। मुजफ्फरनगर दंगा में लगभग 60 से 70 MLA थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, मुसलमान को इंसाफ नहीं दिला पाए। लेकिन तो क्या हमारी जानें प्यारी नहीं है? CNRC में हम 36 लोग हमारे शहीद हुए हैं यानी मुसलमान, क्या उनके घर वाले परेशान नहीं किए गए? पुलिस की गोलियों से वो बाकायदा मारे गए हैं 36 लोग। और सबूत ये पेश कर रहा हूँ कि आपके साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, इसीलिए अब हम एक दूसरा विकल्प जो हमारे पास आया है तीसरा फ्रंट के रूप में, मैं उसके साथ। मुसलमान कांग्रेस के दौर पे भी पिटे हैं, मुसलमान समाजवादी के दौर पे भी पिटे हैं, मुसलमान भाजपा के दौर पे भी पिटे हैं, हम हर दौर पे पिटे हैं। तो अब हमारी जो लड़ाई है, भले ही भाजपा कहे कि 80 और 20% की लड़ाई, वो लड़ाई नहीं है। अब हमारी लड़ाई हमारी डिग्निटी की है, अब हमारी लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अब हमारी लड़ाई इस देश की जो संविधान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को बचाने की लड़ाई। लेकिन ये नहीं कि आप CNRC के जो प्रोटेस्टेड हैं उन लोगों के लिए आखिर कौन बोलेगा, उन लोगों को कौन मुआवजा देगा, उन लोगों की जानों के लिए कौन उनके दुख दर्द में शामिल होगा? सवाल ये। हम लोग 11 में देखा, फिर 14 में, 17 में देखा, अब इसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। अब हमको लीडरशिप की जरूरत है, अब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े नहीं रहे कि हम उससे निकलना चाहते हैं। हमको तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी में रहने वाला हर शख्स गुलाम की तरह है। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उसमें नाम ना आए तो ये तो बहुत दूर की बात है। अलीगढ़ हमेशा से विवादों में रहा है, कभी जिन्ना की फ़ोटो को लेकर तो कभी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही जाती हैं। आज मैं अलीगढ़ पहुँचा हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ का स्टूडेंट क्या सोचता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से एक पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है या उनको स्टेज पर जगह नहीं मिल रही है, तो यही सब जानने और पड़ताल करने हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं सलमान गौरी साहब से जानना चाहूँगा, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है तो अलीगढ़ क्या सोचता है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो सोच रहे थे कि अखिलेश भैया के साथ हम रहेंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि ये देखो, ये मैनिफेस्टो हमारे सामने एक है कि हमारे ऊपर 15 दिसंबर को लाठियाँ चार्ज की गई और हमारे भाइयों को उठाया गया, जेलों में डाला गया। उन मुद्दों को लेकर बिल्कुल खामोश है। और इसी तरीके से 2018 में जिन लोगों के ऊपर UAPA लगा और जिन्ना के नाम पे उन पर देशद्रोही का केस लगाया गया, उन लोगों पे बातचीत बिल्कुल की नहीं जा रही है। यहाँ पर सांड के हमले में मारे जाने वाले लोग, जिसमें अधिकतर ग्रामीण किसान होते हैं, उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो क्या हमारी जानें प्यारी नहीं है? CNRC में हम 36 लोग हमारे शहीद हुए हैं यानी मुसलमान, क्या उनके घर वाले परेशान नहीं किए गए? पुलिस की गोलियों से वो बाकायदा मारे गए हैं 36 लोग, उनको कौन पैसा देगा? उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? CNRC जो कानून CAA पास हुआ है उसको रिजेक्ट कौन कराएगा? तो अब मुसलमान, और मैं खुद एक स्टूडेंट होने के नाते इस बात को बतौर सबूत ही पेश कर रहा हूँ कि आपके साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, इसीलिए अब हम एक दूसरा विकल्प जो हमारे पास आया है तीसरा फ्रंट के रूप में, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन अखिलेश लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा। ये सभी वर्गों का अगर ध्यान देने की बात होती तो ये संकल्प पत्र जो इनका है, इसमें मुसलमानों को इग्नोर ना किया जाता। मुसलमानों के साथ सीधा भेदभाव कर रहे हैं, मुसलमानों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही अब ये मैनिफेस्टो को बता रहा है ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ज़बरदस्ती तुम हमारे साथ रहो और कहो कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद 2 तमाचे पड़े, फिर उसके बाद कहो नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कहावत है ना कि आदमी कहता कि अब की बार मारो तो बताएंगे, अब की बार मारो तो बताएंगे। 2000 हम लोग 11 में देखा, फिर 14 में, 17 में देखा, अब इसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। अब हमको लीडरशिप की ज़रूरत है, अब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े नहीं रहे कि हम उससे निकलना चाहते हैं। हमको तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी में रहने वाला हर शख्स गुलाम की तरह है। अच्छा अदनान साहब, आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अलीगढ़ का युवा, अलीगढ़ के जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहे हैं? मुसलमान कहाँ खड़ा है इस चुनाव में? जैसे कि सलमान भाई ने कहा कि CNRC के टाइम पे जो अत्याचार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया है, बखूबी सारे लोग इसको जनता जानती है। तो ये इस टाइम सारी यूनिवर्सिटी की तलबा जो हैं, बाकी जितनी भी यहाँ पे लोग हैं, सब समझ चुके हैं। एक अल्टरनेटिव जो हमारे सामने आया है उसकी तरफ नज़र लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे और कोशिश भी करेंगे लोगों को सपोर्ट, मतलब कहेंगे कि आप लोग उसकी तरफ, एक फ्रंट की तरफ आइए
और अपना पक्ष रखिए, अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, एक बेहतरीन अल्टरनेटिव लेके उत्तर प्रदेश में आइए ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतरीन हो सके और आगे आप अपना लीडरशिप को कायम कर सकें और अपने हक हुकूक की बात के लिए लड़ सकें और अपना मकाम हासिल कर सकें। अच्छा भाई, ये बताइए कि अभी दोनों भाई बात की कि एक लीडरशिप हमको खड़ी करनी है, लेकिन फिर सब लोग आरोप लगाते हैं कि अगर मुसलमान एक तरफ जाएगा तो 80% हिंदू जो हैं वो भी एक तरफ हो जाएंगे, जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वैसे फिर ये भी करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आरिफ है और मुझे त्यागी नाम से यहाँ पहचान मिली, मोहब्बत मिली। लेकिन मैं यहाँ बीजेपी हुकूमत और बीजेपी हुक्मरानों का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि कम से कम उसने हर एक कम्युनिटी को अपनी लीडरशिप का मतलब समझा दिया। मतलब लीडरशिप जो पैदा करने का जो जुनून है ना, वो सिखा दिया। और बात करूं मैं अन्य पार्टी किसी की भी, समाजवादी की बात करूं, आरएलडी की बात करूं या एमआईएम की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, तो सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां, कुछ कमी नज़र आती है। लेकिन मसला ये है कि जैसे आज समाजवादी की बात करते हैं, यूपी चुनाव 2022 में तो कहा जाता है कि फुल बहुमत से समाजवादी आएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, सब कुछ होगा। हम कहते हैं ठीक है, आप सरकार बनाएं। लेकिन जब उसके बाद में जब मैनिफेस्टो देखा जाता है, ये पत्र देखा जाता है, तो इस पत्र में बहुत से पॉइंट उन्होंने दिए। सबसे ज़्यादा इसमें पॉइंट मुझे देखने को मिले किसानों के लिए। मैं मानता हूँ आपके दिलों में किसानों के लिए मोहब्बत है, मैं भी एक किसान घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे भी मोहब्बत है किसानों से। मेरे घर में भी खेती होती है, मेरे घर में भी अनाज उगाया जाता है, मेरे घर में भी चावल उगाया जाता है। ये बात है कि किसानों से हमें ही मोहब्बत है कि वो अन्नदाता हैं, वो देश को खाना खिलाते हैं, वो अपनी मेहनत करके, कड़ी मेहनत के बावजूद। लेकिन किसानों को उनका हक नहीं दिया जाता, उनका हुकूक नहीं दिया जा रहा। आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मसलन ये बात है कि किसानों को सिर्फ मोहब्बत दिखाकर और कम्युनिटी को जिस तरह से इग्नोर आपने मारा है। तो मैं इस सवाल सीधा सीधा अखिलेश यादव जी से ये करना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि CA/NRC का जो प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया था और पूरी हिंदुस्तान की वो जनता जो संविधान से मोहब्बत करती थी, हिंदुस्तान की वो यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, जो छात्र थे जो संविधान से प्रेम करते थे, संविधान पर भरोसा रखते थे, उस संविधान के खातिर रोडों पर उतरे थे, उस संविधान के खातिर लोगों की जान गई थी। 36 लोगों की तकरीबन जाने गई थी CA/NRC के दौरान, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंटों को नुकसान भी हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाक़या मैं आपको बताऊं, हमारे रिसर्च स्कॉलर तारिक भाई जिनका हाथ चला गया, आज सरकार ने उन्हें कह दिया 25,000 रुपये मात्र। मतलब जिस इंसान का करियर बर्बाद हो गया, जिस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसे सिर्फ 25,000 का आपने लॉलीपॉप देके उसको दरकिनार कर दिया। और आज आपने मैनिफेस्टो में कोई पॉइंट नहीं लाते मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो अखिलेश जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो केस दर्ज हो रहे हैं वो भी वापस लेंगे और मुआवजा भी देंगे। लेकिन अब मैनिफेस्टो आया तो उन्होंने किया, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि अगर अखिलेश सरकार आती है, किसी पार्टी से कैसे अपनी बात बनवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सुनेगी नहीं, और जिस पार्टी को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसकी सरकार तो बनेगी नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं साफ तौर पे, जो अखिलेश यादव ने आज से पहले कहा था कि 18% रिजर्वेशन देंगे पिछली हुकूमत में, वो नहीं मिला। वो भी अपने झूठे वादों की तरह नज़र आए। उन्होंने लफ्बाजी की और अपने वादे किए, और जिस तरह से उन्होंने झुटलाए अब तक वादे सारे, मुझे लगता है इसी तरह से उन्होंने अभी इस बार इग्नोर कर दिया, इस बार मैनिफेस्टो में नहीं दिया। इस वक्त में वो साफ तौर पे खुले दुश्मन के तौर पे नज़र आए मुस्लिम के लिए, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो समाजवादी के फेवर में खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये दो पहलू नज़र आ रहे हैं हमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कह रहे हैं आप मनमाने वाली बात, अगर CA/NRC वाली बात है तो मैं आपको बता दूँ, हुकूमत किसी की बने उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की शुरुआत भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, आंदोलन के खात्मा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। अगर CA/NRC का जो कानून है वो वापस ना लिया गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे आरिफ त्यागी के नाम से पहचाना जाता है, और मुझे जो कहा जाता है, मुझे जज्बाती कहा जाता है, मुझे जो भी कह लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत के जिस दिन पहले दिन हुकूमत में बैठेगी, जो भी सत्ता बैठेगी, मैं उसके अगेंस्ट CA/NRC का विरोध करते हुए नजर आऊँगा, उस कानून को वापसी का मांग करते हुए नजर आऊँगा। अच्छा भाई, पहले अपना नाम बताइए। अबू सैद दिलवर सिद्दीकी। आप क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो सरकार चली है 5 साल, योगी सरकार, तो उसको कैसे देख रहे हैं? उसका कामकाज जिस तरीके से कह रही है कि अपराध कम हो गया है। देखिए, अपराध हो या हो समाजवादी हो या कोई भी सरकार हो, मुसलमानों के लिए सब समान है। वो समान इसलिए है क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के दौर पे भी पिटे हैं, मुसलमान समाजवादी के दौर पे भी पिटे हैं, मुसलमान भाजपा के दौर पे भी पिटे हैं, हम हर दौर पे पिटे हैं। तो अब हमारी जो लड़ाई है, भले ही भाजपा कहे कि 80 और 20% की लड़ाई, वो लड़ाई नहीं है। अब हमारी लड़ाई हमारी डिग्निटी की है, अब हमारी लड़ाई हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट की, अब हमारी लड़ाई इस देश की जो संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। लड़ाई हमारी डिग्निटी की लड़ाई इसलिए क्योंकि हमारी मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराया जाता है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट इसलिए कि हमारी बहनों की नीलामी किया जाता है, हमारी बहनों की तस्वीर नीलामी किया जाता है। और अफसोस की बात है कि नजीब की माँ
जिसकी तस्वीर को बेचा गया प्रोस्टिट्यूट कह के, हिंदुस्तान में जिस मुल्क में औरतों को पूजा किया जाता है उस मुल्क में औरतों को प्रोस्टिट्यूट करके बेचा जा रहा है कम्युनिटी की, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता है। अब हमारी लड़ाई संविधान बचाने की कैसे है? हमने ट्रिपल तलाक बिल देखा है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 की वायलेशन है। हमने CNRC देखा है जिस पे भी संविधान की धज्जियां उड़ाया गया। हमने तमाम बिल जो लेके आए हैं, तमाम UAPA हो, तमाम बिल जो है तो गैर संविधानिक है। तो हमारी लड़ाई उस संविधान को बचाने की है और हम चाहते हैं जो जितने पार्टी, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टी इस पर नाकाम रही है। इसलिए अब हम अपनी लीडरशिप तैयार करेंगे, हम अपनी एक लीडरशिप तैयार करके उन तमाम जो फांसीवादी उनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन फिर वही सवाल होता है कि लीडरशिप कितना, 8-10 सीट जीत जाएंगे, 20 सीट जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो फिर बात कैसे मानी जाएगी? जो आप दलितों का जब आवाज़ उठा था, जब रिजर्वेशन संविधान बना था, तो एक बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा संविधान बना के पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। ये नहीं हो बड़ी बात होता है कि सरकार में आप आ जाएंगे तो आप इतिहास बदल डालेंगे। मुजफ्फरनगर दंगा में लगभग 60 से 70 MLA थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, मुसलमान को इंसाफ नहीं दिला पाए। लेकिन वहीं जब ट्रिपल तलाक बिल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जब पास होता है तो पार्लियामेंट में, असेंबली में अगर कोई बोलने वाला शख्स होता है तो एक असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी होता है। मसला ये होता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कितना हो रहा है, आपका इश्यूज़ कितना उठ रहा है, ये मायने रखता है। सरकार में आना बड़ी बात नहीं है। मसला ये है, जैसे देखिए किसानों के लिए हर एक नेता बोलने के लिए तैयार है। जैसे राहुल गांधी जी ने पहली रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली, किसानों के फेवर के लिए, उनका आंदोलन को बढ़ावा दिया, उनके आंदोलन में साथ भी रहे। तो इसमें यह है कि मुस्लिम के साथ कौन है, आखिर सवाल ये आखिर आ जाता है। और ये है कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को मतलब टारगेट करके इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और ये दिल में टेस पैदा होती है। और जिस तरह से आज की राजनीति हो गई है, जो मजहब से रिलेट हो गई, हिंदू मुस्लिम कर दिया आपने, दिलों में तासुब पैदा कर दिया आपने, मोहब्बत वाली राजनीति छोड़ी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मजहब को साइड हटा के, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लगा के, कब्रिस्तान शमशान घाट के मुद्दों को लगा के आप बात करें, शिक्षा पे बात करें, आप रोजगार पे बात करें, आप नौजवान के भविष्य पे बात करें, आप महिला की सुरक्षा पे बात करें, लेकिन इस मुद्दों पे कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता। बाकी सब मंदिर मस्जिद सब इसी चीज़ में लड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए किसानों के मुद्दे के लिए आप अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, किसानों के मुद्दे के लिए राहुल जी भी बोल रहे हैं, किसानों के मुद्दे के लिए MIM के लीडर भी बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। किसानों के हित के लिए सबके लिए मोहब्बत है, लेकिन ये नहीं कि आप CNRC के जो प्रोटेस्टर हैं उन लोगों के लिए आखिर कौन बोलेगा, उन लोगों को कौन मुआवजा देगा, उन लोगों की जानों के लिए कौन उनके दुख दर्द में शामिल होगा। सवाल ये है। सलमान भाई, ये देखिए कि जिस तरीके से 5 साल सरकार चली है, सरकार योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कि अपराध कम हो गया उत्तर प्रदेश में, या अपराधी जो थे वो प्रदेश छोड़ के भाग गए, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में कि लग नहीं रहा कि अपराधी यहाँ से भाग गए हैं। अपराध तो अभी भी पूरे यूपी के अंदर खुलेआम किया जा रहा है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे जो भी शहर हो, XYZ, सब में अपराध की दुनिया चरम पर चली है। और ये बिल्कुल इनका कोई भी मतलब किसी भी तरीके से ये सफल नहीं है, पूरी गवर्नमेंट ही फेल रही है। और अगर ये सफल हुए हैं तो सिर्फ एक जगह सफल हुए, सिर्फ छात्रों पर लाठीचार्ज करने में। इससे पहले 2018 में, फिर उसके बाद CNRC में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया हुआ, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़े दंगा इनको दिखाई दिया और सबसे बड़े मतलब कातिल दिखाई दिए, वो सिर्फ इनको स्टूडेंट मिले हैं। इसके अलावा रेपिस्ट इनको नहीं दिख रहे हैं, इनको पास गुंडा वाली जितने भी हैं वो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट को टारगेट कर। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये जब स्टूडेंट की आवाज़ दब जाएगी तो कोई बोलने वाला नहीं होगा जो अपने हक और हुकूक की बात नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी वजह एक और है कि इनको 5 किलो राशन दे दो, 10 किलो राशन दे दो, तो ये बिल्कुल खुश रहेंगे। अगर आप गांव में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आपके सामने क्या योगी जी ने क्या किया, तो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं कि हमको 5-5 किलो राशन कोविड काल में मिला है। लेकिन वो लाशें उनको नहीं याद हैं। अगर ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती, जो इतनी लाशें हमारे गंगा में बही हैं बगैर कपड़े की, इसकी जो तौहीन हुई है, ऐसा वक्त था कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर अपने खुद वालिद मोहतरम की जब जनाजा होता है तो उस वक्त भी वो जाते नहीं हैं, दूसरे लोगों को भेज देते हैं और खुद नहीं जाते हैं। और उसके बाद आवाम की जहाँ बात आती है, लाशें किस तरह से बह रही थी, एक भी जगह योगी जी नहीं पहुँचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह देते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, कोविड में ऐसा कुछ रहा ही नहीं, सब लोग भ्रम फैला रहे हैं। नहीं तो वो लाशें क्या बयान कर रहे हैं, वो बच्चे क्या बयान कर रहे हैं, जो खुद अपनी एक औरत है वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उनके मुंह में ऑक्सीजन डालती है, वो फोटो वायरल हो रहे, क्या वो फर्जी थी? और उसके बाद हमारे अपने प्रतापगढ़ में ही देखिए, खुद जब क्या नाम ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 7 कर्मचारी खुद पुलिसकर्मी थे, वो खुद शहीद हो जाते हैं। और उन्होंने खुद एफिडेविट लगाया और FIR भी कराई कि हमारी मौत किस वजह से हुई है, ऑक्सीजन की वजह से हुई है। इसी अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ ने तो बहुत कुछ किया है,
इस यहाँ के स्टूडेंट ने बहुत करके दिखाया, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से ला के, यहाँ के एम्प्लॉई के भी, यहाँ के टीचर की भी, यहाँ की मतलब XYZ जितने भी लोग थे, यहाँ की आवाम की भी उन्होंने बड़ी मदद की है, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं। खैर अरशद भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार चली है, सरकार तो दावा कर रही है कि जनता बहुत खुश है, हमने राशन दे दिया, विकास भी किया, रोज़गार भी मिला, और उसके बाद अपराध मुक्त हो गया। सबसे बड़ा जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सारे अपराधी भाग गए हैं, या तो बुलडोजर चल जा रहा है या तो प्रदेश छोड़ दिए। जी, अपराधी जो है अपराध मुक्त तो हुआ है कहीं ना कहीं प्रदेश जो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और क्या नाम है, जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे उनके सबके मुकदमे जो है वापस ले लिए गए हैं, जो या फिर उन्होंने अपराधियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जो बाहुबली अपने यहाँ कहे जाते थे, गरीब को सताने वाले, जुल्म करने वाले और दुष्कर्म करने वाले, हत्याएं करने वाले, उन सब ने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी में जो आ जाता है वो गंगा नहा लेता है। खुद हमारे बाबा मुख्यमंत्री पे 35 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, तो उन्होंने अपने सारे मुकदमे जो है वापस ले लिए, तो अपराध मुक्त तो कहीं ना कहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो 5 साल बाबा की सरकार चली है, तो आपने कोविड काल में देखा ऑक्सीजन क्राइसिस है। खुद मेरे वालिद साहब का जो है इंतकाल हुआ 4 मई को। मैं शहर भटका हूँ ऑक्सीजन के लिए, मुझे कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, और आखिरकार ये हुआ कि उन्होंने दम दे दिया। तो और वो हाल था। वो फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है यूपी में। खुद मुख्यमंत्री के जो है पिता चले गए, और मुख्यमंत्री जो है उनके उसमें नहीं जाते, क्या नाम है, अंतिम संस्कार में। हाँ बिल्कुल झूठ क्या बोल रहे हैं वो, मतलब पूरे झूठ पे ही बुनियाद है, पूरी बीजेपी की झूठ पर ही बुनियाद है। अब ये रथ जो इन्होंने निकाले हैं, ये चल रहे हैं रथ जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। जब प्रवासी मजदूर जो है वहाँ से छोड़ के अपने घरों को जा रहे थे, पैदल रास्ते में मौतें हो रही थी, रेल की पटरियों पर कट के मर गए, उस वक्त कहाँ थे ये रथ? ये सवाल पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए सरकार से। भाई पहले आप नाम बताइए, क्या नाम भाई है? नवेद ठाकुर नाम है मेरा। अच्छा, नवेद ठाकुर नाम है। ये बताइए कि इस बार मुसलमान क्या सोच रहा है, मुसलमान किस पार्टी को वोट देगा? क्योंकि अगर आप पश्चिमी यूपी जाएंगे तो पश्चिमी यूपी से पूरा मुसलमान एक तरफा वोट दे रहा है समाजवादी को, कह रहा है कि समाजवादी को इस बार जिताना है और भाजपा को इस बार हराना है। तो क्या मुसलमान हमेशा ये करता रहेगा, किसी एक पार्टी को वोट देगा किसी जिताने के, हराने के? मुसलमान कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा, वरना इस बार का जो इलेक्शन होगा, मुसलमान अपनी मतलब जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जिसको लग रहा हो कि जीत जाए तो उसको जिता देगा। बाकी ये है कि अपनी रहनुमाई मुसलमान को खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी कब तक मतलब आप ठेका लेते रहोगे दूसरी पार्टी का, क्या भाई हमारे वोट से दूसरा आदमी जीतेगा? भाई हमें खुद भी तो अपनी लीडरशिप क्वालिटी बनानी है ना। तो ये है कि मुसलमान का तो ये है कि जो जीत रहा होगा उसको जिता देंगे शायद। तो सरकार से खुश है कि नहीं आप? 5 साल चलिए जो इस सरकार से तो भाई मैं क्या, कोई और लोग भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि टोटली सरकार का फेल्यूर है। चाहे वो कोविड रहा हो, कोविड में जिस तरह से गंगा में लाशें बही हैं, ठीक है, तो विकास के नाम पर भी मतलब सरकार को खास मतलब डेवलपमेंट किया नहीं है कुछ भी। पिछली सरकारों को ही फीता ही काटा है सरकार ने भी। अच्छा, हमारे साथ शोएब भाई भी हैं, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव बहुत करीब है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 10 तारीख से इलेक्शन होना है। इस बार देखिए जो वोट पड़ेगा वो काम पर और रोज़गार पर वोट होगा, और ये देखा जाएगा कि किस सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। अगर हम देखें कि मौजूदा सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और इस बात को अगर मुद्दा बनाया जाए कि 5-5 किलो राशन और 10 किलो चीनी और ये दे दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ बल्कि ये एक मदद नहीं बल्कि एक भीख है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने नीचे जा चुके हैं बेरोज़गारी में, कि हमारे पास खुद का रोज़गार नहीं है, हम 5-5 किलो राशन पे पल रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि मौजूदा सरकार ने जो हमारे लिए किया है वो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि हमारे हाथ पैर तोड़ दिए हैं और हम ज़रा सा भी रोज़गार नहीं कर सकते हैं। तो इस बार जो वोट होगा वो काम पर, रोज़गार पर होगा, और सिर्फ चुनावी जुमलों से कुछ नहीं होगा। जी बात में करते हैं, अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे जी, है ना? तो शॉर्ट वीडियो बना लिया, हाँ, चला दीजिए। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि हम 300 प्लस जाएंगे, 300 पार हमारी सत्ता फिर से वापसी हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, अगर आपको याद होगा, इलाहाबाद में, कि इससे पहले जो अपराधी हुआ करते थे वो सिर्फ एक कम्युनिटी से हुआ करते थे, दालेदार टोपी पहनते थे और लुंगी पहनते थे। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो दाढ़ी टोपी कुर्ता वाले ही ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के आइन को बचा के रखे हुए हैं। ये खुद अपराधी थे, इसका सबूत उन्होंने जब इलाहाबाद में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ की आवाम ने डंडे से और चिप्पल से और इनका स्वागत जो किया है, खुद इनका जिनका आपने नाम लिया, इनका खुद का स्वागत किया गया है। तो इसके लिए आवाम खुद बता रही है तुम रिजेक्टेड हो, अब तुमको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तुमने
खुद मुसलमानों को लड़ाया, मुसलमान और हिंदू जो आपस में भाईचारा था इसको ख़त्म करने की सबसे बड़ी साजिश अगर कहीं की गई है तो वो सिर्फ बीजेपी हुकूमत में किया गया है। और बीजेपी हुकूमत को इस मर्तबा यूपी की आवाम खुद उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इस मर्तबा पूरी तरीके से जो तीसरा फ्रंट है ये काम कर रहा है। और इस मर्तबा जो जितनी भी सोकाल सेकुलर पार्टियां हैं और उसमें साथ में बीजेपी भी इंक्लूड है, ये सारी हुकूमतें नहीं बनने वाली हैं। तीसरा फ्रंट तैयार है, उसी की हुकूमत बनेगी। अच्छा त्यागी बताइए कि छात्र आंदोलन चल रहा है, अभी उन पर लाठियां बरसाई गई, क्या छात्रों का मुद्दा बन पाएगा इस इलेक्शन में? जाहिर सी बात है, छात्रों का मुद्दा तो हर हुकूमत पर बना है, चाहे वह हुकूमत किसी की भी हो। जैसे ही अपनी मांग रहे थे उन पर लाठियां बरसा देंगे, चुप करा दिया गया। लाठियां बरसाई हैं, उसके बाद में सरकारों ने कहना भी शुरू कर दिया कि तुम्हारी जो भी मांगे वो पूरी करी जाएंगी। तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन के दौरान जो भी लाठी चलाएंगे उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, वो वोट असर तो ज़रूर करेगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हुकूमत ने जो कारनामे किए थे पिछले 5 सालों में उसका नतीजा मिलने वाला है और बहुत जल्दी सबके सामने आने वाला है। 10 मार्च में नतीजा आने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा अदनान भाई, क्या सोचते हैं? छात्र आंदोलन चल रहा है, वो रेलवे में भर्ती जिस तरह घोटाला हुआ, लगातार आंदोलन हुआ, बिहार बंद किया गया और प्रयागराज में लाठी बरसाई गई, ये बिल्कुल मुद्दा बनेगा, क्योंकि युवाओं को जो यहाँ पे जनरेशन है, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें युवा हैं, युवा में जो ज़्यादातर हैं वो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें प्लेसमेंट चाहिए, जो कि ये 2014 से कंटिन्यूसली हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। हम लोग एजुकेटेड होके मास्टर्स करके, बीएड करके, एमएड करके अभी 5,000 रुपये में कोई स्कूल रखने वाला हमें तैयार नहीं है। तो ये रोज़गार इस बार इलेक्शन में स्टूडेंट्स का मुद्दा रोज़गार का रहेगा और इसको बनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम कैसे इस देश को, इस मुल्क को बचाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे रोज़गार का और स्टूडेंट्स का मसला रहेगा और इसको लेके चलना भी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जिन्होंने अपनी बातों को रखा और ख़ास तौर पर मुसलमान किस ओर जा रहा है, मुसलमान क्या सोच रहा है, इस बार किस पार्टी को वोट देगा। जिस तरीके से 70 साल तक मुसलमानों का वोट तो लिया गया लेकिन उनके मुद्दे की बात नहीं की गई। जिस तरीके से CNRC का आंदोलन हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार फ्रंट पर रहा है, अब उनकी कोई बात नहीं कर रहा। छात्रों पर जो केस दर्ज हुए या जिनके हाथ पैर तोड़े गए, जिन पर लाठियाँ बरसाई गई, तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस बार हम इन सारी मुद्दों को उठाएंगे और इसके नाम पर भी वोट करेंगे और हमारा एक दूसरा फ्रंट बन रहा है जिस पर हम वोट करने जा रहे हैं।